हाँ भाई। नमस्कार, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। और सारे बच्चे देखो, थोड़ा सा क्या है कि जो नोटिफिकेशन है उन पर भी ध्यान दे दिया करो। जैसे ही कोई क्लास का टाइमिंग मैं चेंज करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। तो जिन भी बच्चों के पास में नोटिफिकेशन आया है, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं आया है, वो अपने एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लेंगे। जो पुराना वाला एपीके फाइल था उसको डिलीट करके प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। लोगो आपको वही ब्लू कलर का दिखेगा, बीपी क्लासेज का। और नाम या तो बीएससी प्रो क्लासेज होगा या फिर बीपी क्लास होगा। दोनों के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर जो था उस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा था, याद करो। लास्ट लेक्चर में हमने आइलर प्रमेय, ठीक है, यूलर्स थ्योरम के बारे में सीखा। इस प्रमेय के अनुसार क्या कहती हुई है प्रमेय कि एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू एन डॉट में क्या आएगा बताओ, एन डॉट में एफ। अब एन का जो मान है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो इक्वेशन है, ठीक है, वो कितने घात की समघात इक्वेशन है, कितने घात की समघात समीकरण है। मतलब यहां पर अपन बात करते हैं भाई, ये कितने पावर की होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस का सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कल की क्लास में मैंने आपको होमोजीनियस भी बताया था कि कैसे आपको चेक करना है, कैसे नहीं करना है। प्रॉपर जो बातें थी सभी मैंने एकदम क्लियर बताई थी आपको। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा बिल्कुल भी, इस फॉर्मूले में के अंदर भी। और कल मैंने जो आइलर प्रमेय का आपको डेरिवेशन करवाया था, शायद उसमें भी आपको कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब सुनना ध्यान से। अब यहां पर इसको मिटा रहा हूं मैं। और ये जो आपकी यूलर थ्योरम है, सुनना, एक काम करते हैं, सुनो। ये तो आपको पता चल गया भाई, यहाँ पे एन क्या है, एक्स क्या है, एफ क्या है, सब कुछ पता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखो आप। नोट क्या है? सपोज करो आपके पास में फंक्शन जो है कई प्रकार से आ सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास फंक्शन एक्स कोमा वाई आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी, देखो एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू एन डॉट में एफ। आ गया फॉर्मूला। अगर सपोज करो यहाँ पे एफ की जगह एक्स वाई जेड होगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए मैं सारे फॉर्मूले आपको पहले लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। डी एफ अपॉन में डी जेड इज इक्वल टू एन डॉट में एफ। अब तीसरा अगर मैं बात करूं, एक और, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा ओमेगा बोल दो, डब्ल्यू बोल दो, बात बराबर है। एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई प्लस में जेड डॉट में डी एफ अपॉन में डी जेड और प्लस में डब्ल्यू डॉट में डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड। ये आपके पास में इक्वेशन निकल के आती है। और इज इक्वल टू में तो लिखो भैया, इज इक्वल टू में वही आपका एन डॉट में एफ। और एन मैंने चिल्ला चिल्ला कर बता दिया कि एन जो होगा वो इक्वेशन की जो आपकी पावर निकलेगी। और पावर कौन सी वाली? जो सब में कॉमन रहेगी, होमोजीनियस पावर, समघात फलन की जो पावर रहेगी, डिग्री रहेगी, वही अपन काउंट करेंगे। अभी एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि पावर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको देखना है, कैसे चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, इसी प्रकार एक छोटा सा यहीं पे और लिख लो, फोर्थ नंबर पे। अगर सपोज करो आपके पास में फंक्शन की वैल्यू है, वो मान लो कहाँ तक जा रही है, एक्स,
ठीक है, मान लो ये हमारे पास है x1 है, x2 है, डॉट डॉट हमारे पास कहाँ तक फंक्शन है, xn तक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वही हमारे पास में देखो x1 हमारे पास डी एफ अपन में डी x1 प्लस में x2 डॉट में डी एफ अपन में डी x2 डॉट 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 हमारे पास में एक्स एन डॉट में डी एफ अपन में डी एक्स एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई में एफ आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज होगा एक्स वाई जेड कुछ भी अपन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने कल आइलर प्रमेय में केवल दो वेरिएबल का एक्स और वाई का बताया था, तो आगे एक्स वाई जेड और भी कुछ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। कहाँ तक ले सकते हो? एक्स एन तक ले सकते हो। अब एन का मान आप नेचुरल नंबर बिलोंग करवा दो और नेचुरल नंबर तक कुछ भी ले लो आप वैल्यू। ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे इसको तो क्या नोट डाउन करोगे आप, या फिर करना चाहो तो इसे ब्रैकेट बना के ऐसे लिख दो ताकि आपको याद भी रहे कि भैया यहाँ पर ये एन क्या है फॉर्मूले के अंदर। और ये फॉर्मूले जो हैं ये तो नोट करके आपको लिखने ही हैं, दो तीन फॉर्मूले, तो इनको भी लिखो फटाफट से। लिख के डन का कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। लिख के सारे बच्चे डन का कमेंट कर देंगे, फिर अपन आगे चलते हैं भैया। फटाफट लिखो और डन का कमेंट करो भाई। हाँ भाई लिख लिया हो तो लिख लिया होगा। फटाफट देखो, थोड़ा टाइम कम लगाओ और फटाफट लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये मैंने मिटा दिया है, लिख लिया होगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे कर लो, लिख लो। थोड़ी सी स्पीड को तेज करोगे ना तो आपकी भी हैबिट बनेगी तेज लिखने की। लेकिन बाद में तो वैसे भी रिकॉर्डेड जो बच्चे क्लास देख रहे होंगे, वैसे भी वो तो 2x पे ऐसे करके देखते हैं क्लास। 1 घंटे की क्लास को लेते हैं भैया 25 मिनट में, 30 मिनट के अंदर। थोड़ा बहुत स्किप कर देते हैं और फिर बाद में वही बच्चे कॉल करते हैं कि सर वो नंबर मेरे क्या है कि 40 में से 12 जुड़ रहे हैं, 3 बढ़ जाएंगे क्या? फिर मैं भी उसी प्रकार जवाब देता हूँ, अब देखो बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करके आए हो। तो वही है, टाइम जितना दोगे उतने नंबर बढ़ेंगे बस। और नंबर के लिए काम कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर है हमारी, सेकंड प्रायोरिटी नॉलेज। ठीक है, और
फर्स्ट प्रायोरिटी नॉलेज में अपन ले सकते हैं, जैसे अपन जेएम की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी पढ़ रहे हैं, या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी मान लो आप नॉलेज है, क्योंकि फिर वहाँ पर अपन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनते हैं वहाँ पे। अब अभी तो क्या है, अपन सब्जेक्ट की नॉलेज ले रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, अभी एक्सपर्ट नहीं है अपन। अब सुनो, ध्यान सुनना, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यदि यदि इफ एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई और जेड प्लस में 5x वाई स्क्वायर और जेड प्लस में है हमारे पास में 4z⁴, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करनी है, आइलर प्रमेय, तो आइलर प्रमेय का सत्यापन करो। सत्यापन का मतलब क्या होता है, प्रूफ करना है। सत्यापन करो, देन वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। देन वेरीफाई यूलर थ्योरम। देखो सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पे करता हूँ आंसर, ठीक है। सवाल लिख लिया है अपन ने प्रॉपर, सभी को दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो ये लोगो जो है उसको मैं हटा देता हूँ, लोगो हटाने के बाद आपको प्रॉपर दिख जाएगा। सही है भाई। अब सुनो, क्या प्रोसेस रहती है अपनी, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, लेट माना, ठीक है। या फिर आप लेट ना लिखो तो सबसे पहले लिखो दिया गया है, क्या आपको गिवन है। तो क्या दिया गया भैया, ध्यान से देखेंगे भैया, दिया है गिवन। अब सुनो, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x² वाई जेड प्लस में 5x⁴ जेड प्लस में 4z⁴। सबसे पहला काम, ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, लेकिन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या है, हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारे पास में जो f(x,y,z) जो है वो कितने घात का समघात फलन है, कितने घात का समघात फलन है, और समघात फलन है भी या नहीं है, ये भी अपन चेक करेंगे। फर्स्ट वी चेक हाउ मेनी डिग्री या हाउ मेनी पावर ऑफ दिस फंक्शन, एंड देन चेक दिस फंक्शन इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात होमोजीनियस ही है, कि सबसे पहली बात तो होमोजीनियस होना चाहिए, बाद में की बात है कि वो कितने डिग्री का होगा। पावर जो है उसकी जो डिग्री है वो कितनी ही होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है अपनी, कि इसको होमोजीनियस चेक करते हैं। चलो आओ फटाफट से, इसको एग्जाम में नहीं लिख के आना, ये तो मैं केवल एक क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि भाई अपन को पहले क्या करना है, ठीक है। ये 3 कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट होगा वो 0 डिग्री का क्या होता है, समघात फलन होता है, 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है, कल मैंने आपको सिखाया था। x² y⁴ z⁴ यहाँ पे टोटल पावर कितनी आई आपकी, 4, एक जेड की, एक वाई की, 2 एक्स की। यहाँ भी देखोगे तो टोटल पावर कितनी है, 4, और यहाँ भी टोटल पावर कितनी है, 4। अतः हम कह सकते हैं कि जो आपका f(x,y) है, अतः f(x,y,z) इज होमोजीनियस फंक्शन।
होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलन है। समघात फलन है। और हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो n हमारे पास में है, या फिर आप कह सकते हो घात कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो डिग्री। कितनी डिग्री है यहाँ पे हमारे पास? 4। डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास में? 4 आ गया। वी नो दैट फ्रॉम आयलर थ्योरम, लिख दो यहाँ पे, वी नो दैट फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। क्या होती है ये थ्योरम? ध्यान सुनना। एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू एन डॉट में एफ। समय का नंबर आप इसको एक नाम दे रहे हो, ठीक है। समय का नंबर 2 इसको नाम दे दो। अब समय का नंबर 2 में क्या करना है अपन को? यहाँ पे समय का नंबर 2 में एन एफ यानी कि यहाँ पे एन का मान पुट करना है, तो करो फटाफट से। तो यहाँ पे समय के नंबर 2 में आप मान पुट करोगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, एक्स डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू 4f। समीकरण नंबर 3। हमने यहाँ पे n का मान निकाल लिया, n का मान 4 आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। लेकिन अभी भी आपकी यूलर थ्योरम का सत्यापन नहीं हुआ है। यूलर थ्योरम क्या कहती है कि जो आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, जैसे अब ये आपका x डॉट में डी एफ में डी एक्स, वाई डॉट में डी एफ में डी वाई बराबर, इधर आर एच एस की अगर मैं बात करूँ तो कितना है? 4f। लेकिन एल एच एस की मैं बात करूँ तो अभी वैल्यू क्या है? आपस में बराबर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको लेके चलेंगे और इन सभी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कुल मिला के बात क्या है कि जो डी एफ अपन में डी एक्स है उसको निकालना पड़ेगा, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डी एफ अपन में डी वाई निकाल के उसको वाई से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर 4f आ जाएगा, आर एच एस एल एच एस बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आयलर प्रमेय का सत्यापन हम कर सकते हैं। तो फटाफट सारे बच्चे देखेंगे, आपके पास में समीकरण नंबर 1 जो है वो आपका f का काम करेगा। तो देखो, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट की। अब इक्वेशन फर्स्ट का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया। अब बहुत तरीके सीख लेना, मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल वाई जेड लिखे हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप कैपिटल लिखो तो कैपिटल लिख लेना, नहीं तो स्मॉल लिखो तो स्मॉल लिख लेना, ठीक है। तो डी एफ अपॉन में डी एक्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना होगा 3, और 3 क्यों होगा? एक्स का कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 6। तो 6 से एक्स वाई जेड हमारे पास यहाँ पे मान आ गया, प्लस में एक्स का हो गया 1, 5 वाई स्क्वायर जेड हमारे पास आ गया, प्लस हमारे पास में 0। सही है ना, क्योंकि यहाँ पर x का फंक्शन नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब क्या करूँ मैं, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x और हमारे पास देखो डी एफ अपॉन में डी एक्स हमारे पास आ गया इज इक्वल टू में ये कितना हो गया? देखो 6 से एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में 5 एक्स वाई स्क्वायर जेड। सही है ना एकदम? बिल्कुल सही है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 आ गया। ऐसे ही काम करो आप फटाफट से, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, और वो भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। करो फटाफट से। तो डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये हमारे पास में क्या है? देखो वाई का करे 1 हो गया 3 एक्स स्क्वायर जेड, फिर यहाँ पे वाई का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 एक्स वाई जेड, प्लस में यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इसको भी आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो y डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास में 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड, प्लस में हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 10 और एक्स वाई स्क्वायर जेड। समीकरण नंबर हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दोनों की वैल्यू आपके पास में आ गई है, दोनों को आप जोड़ दो, मतलब एल एच एस बराबर कर दो आर एच एस के। अब करो बराबर से। अब यहाँ पे एल एच एस आर एच एस को बराबर मत करो अभी, क्योंकि अभी तो हमने वैल्यू कहाँ निकाली है उसकी, है ना। तो एल एच एस हम देख सकते हैं यहाँ पे
कि जो हमारे पास x डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स था, प्लस में y डॉट में डी एफ अपॉन में जो डी वाई था हमारे पास, उसकी वैल्यू हमने निकाली है और उसको आप जोड़ दो आपस में। जैसे आपने जोड़ा तो यहाँ पे समीकरण नंबर 4 और 5 को जोड़ा है अपन ने, कहने का मतलब है इज इक्वल टू कर दिया। समीकरण नंबर 4 की वैल्यू देखो आप कितनी है, 6x² YZ प्लस में 5XY² फिर आप बीच में कर दो प्लस, कहीं माइनस थोड़ी है, नहीं है माइनस, तो 3x² YZ और प्लस में 10XY²Z। ठीक है, अब थोड़ा और दिमाग लगाओ यहाँ पे, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ, वैल्यू हमने यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे अगर जोड़ेंगे देखो 3x² YZ और 3x² YZ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 9x² YZ। ठीक है, प्लस यहाँ पे बात करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो 5x² XY² और 10XY²Z, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 15 और XY²Z। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनो, यहाँ पर ध्यान सुनो, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ एक बार, कुछ मिस्टेक थोड़ी हो गई अपन से। भाई अपन को क्या लेके आना है, अपन को लेके आना है 4f। ठीक है, 4f लेके आना है अपन को। यहाँ पे 4 लेके आना है तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 3 को कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3x² YZ प्लस में ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 5XY² आ गया मेरे पास। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये वैल्यू को अगर मैं समीकरण नंबर 1 में पुट भी कर दूं तब भी क्या फ़ायदा रहेगा, उससे कुछ फ़ायदा पड़ेगा भाई। ये हमारे पास में ये वैल्यू है। ठीक है, अगर इसकी आप वैल्यू निकालोगे समीकरण नंबर 1 से, उसको उधर भेज दोगे। ठीक है, और वो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास में, तो वो आ जाएगा f(x, y, z) माइनस का 4z⁴। ठीक है, एक बार चेक करता हूँ मैं कहीं पे अपन ने मिस्टेक करी है क्या। ठीक है, देखो ये तो क्या है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, चलो भाई, लेकिन मैंने आपने क्या कहा कि आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या सिखाया है यहाँ पे। सवाल का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी आपको सवाल दे रखा होगा ना, उस सवाल क्या सबसे पहले तो आपको पावर फाइंड आउट करना है। पावर ढूंढ लो, घात जैसे मिल जाएगी। अब हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी पावर को ढूंढ लिया था। ठीक है, फंक्शन चेक कर लेता हूँ कहीं यहीं पे मिस्टेक थोड़ी करी अपन ने। देखो 3x² YZ प्लस में 5XY²Z प्लस में 4Z², बिल्कुल सही है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हमने इसकी पावर को ढूंढा, पावर हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे x डॉट में df में dx प्लस में y डॉट में df में dy बराबर n डॉट में f, मतलब यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 2 जो है वो प्रूफ करना है। उसके बाद देखो n का मान अपन ने 4 रख दिया, तो x df में dy फिर dx y df में dy बराबर 4y हमारे पास ऐसे कैसे है। उसके बाद हमने क्या करा कि इसकी पर्सनल वैल्यू निकाली, इसकी यहाँ पे पर्सनल वैल्यू निकाली है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होगी तो दिख जाएगी। जैसे अपन ने यहाँ पे डी एफ का मैंने एक्स के रेस्पेक्ट मल्टी वो करा, डेरिवेटिव करा। अब आपको पता है कि एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो सारे वैल्यू कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया 6XYZ, बिल्कुल सही है, प्लस में x का 1 हो गया, 5y²z, बिल्कुल सही है एकदम। उसके बाद जब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया वापस, तो क्या बनेगा देखो 6x² YZ प्लस में 5XY²Z, ये भी सही है। समीकरण नंबर यहाँ पे फर्स्ट का मैंने वापस y के रेस्पेक्ट में किया, तो देखो ध्यान से, वहाँ पे क्या है 3x² YZ, तो देखो 3x² बच जाएगा, y का 1 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास y² है तो y² आगे आ जाएगा, 10XYZ मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे कितना आ गया 3x² YZ, बिल्कुल सही है, प्लस में 10XY²Z, ये भी सही है। दोनों को आपस में जोड़ा मैंने, या आपस में जोड़ दिया, जोड़ा तो देखो 3x² YZ और 3 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 9 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, मैंने 3 बाहर ले लिया। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक करता हूँ कुछ गलती है तो, बाकी आप यहाँ से तो उतारना इसको प्रारंभ कर दो इधर से। ठीक है, यहाँ तक अपना बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ तक अपन ने पावर को फाइंड आउट किया है। एक बार
उतारो फटाफट सारे, मैं एक बार देखता हूँ क्या मिस्टेक हो गई, एक बार मैं चेक करता हूँ भाई। हाँ भाई, मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक देखो, मिस्टेक कुछ भी नहीं हुई, मिस्टेक यहाँ हुई है। सुनो भाई, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फंक्शन जो हमारा है वो क्या है, एक्स वाई जेड। लेकिन आप खुद सोचो कि हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर फंक्शन हमारे पास तीन होंगे, फॉर्मूला भी हम उसी प्रकार लगाएंगे। तो यहां पर देखो हमने गलती क्या करी कि जो हमारे पास x डी एफ वन में डी एक्स, वाई डॉट में डी एफ वन में डी वाई बराबर, यहां पर ये नहीं आएगा, इसमें एक टर्म और ऐड करनी पड़ेगी भैया। एक टर्म क्या करनी पड़ेगी, प्लस में जेड डॉट में डी एफ अपॉन में डी जेड, ये बराबर में एन डॉट में एफ। अब आएगा ये काम। और बराबर में भी यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे आप लिख लो फटाफट से, देखो ये प्लस में आपका आ गया जेड डॉट में डी एफ अपॉन में डी जेड, और बराबर में 4, और यहाँ पे कितना आएगा एफ। अब बताओ, मिस्टेक होनी थी क्योंकि तीन फंक्शन की बात हुई थी और हम दो फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हो आप, यहाँ तक तो आप उतार लो फटाफट से, और ये जो काम है ये मैं फटाफट और कर देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक तो सही है ना भाई। एक्स डॉट में डी एफ वन में डी एक्स निकाल रखा है मैंने, y डॉट में डी एफ वन में डी वाई मैंने निकाल रखा है। मुझे केवल और केवल एक टर्म की और जरूरत पड़ेगी, किसकी, z डॉट में डी एफ वन में डी जेड। इसको निकाल दूंगा, फिर ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो गलती कर कह रहे थे, गलती नॉर्मल सी गलती है, जो कि अपन ने फंक्शन के बारे में पढ़ा, तीन फंक्शन है तो तीन ही लेके चलने पड़ेंगे, दो से तो काम चलेगा नहीं। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं है, कॉन्सेप्ट ही समझना है, बाकी तो फिर बाकी का तो फिर वो ये मजदूरी है। हाँ भाई, तो हमने देखा यहाँ पे बहुत ही आराम से कि भैया मुझे जेड डॉट में डी एफ अपॉन में डी जेड की भी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो यह देखो, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड, और वो भी इक्वेशन फर्स्ट का करा। तो देखो डी एफ अपॉन में डी जेड, पहली इक्वेशन देखो आप आराम से, जेड का वन, तो देखो 3xy², फिर आपने किया प्लस, जेड का हो गया वन फिर से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 5 हमारे पास, और x और y² और z हमारे पास, फिर प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 16 z⁻3। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ पे z का तो वन हो गया ना, तो z को उठा दो यहाँ से, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आया, देखो सही एकदम भैया, z का वन हो गया, यहाँ पर भी z का वन हो गया, और यहाँ पर z का करा तो यहाँ पे आगे आगे वैल्यू 16 हो गई, और z⁻3 हो गई। अब करना क्या है, z से मल्टीप्लाई इसको भी करना है, z मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये देखो आप आराम से, 3xy² प्लस में 5xy² प्लस में 16z⁻4। जैसे आप आपस में ऐड करोगे तो सारी वैल्यू क्या बनेगी, देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, करना आपको आगे है, आगे मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर x डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स, प्लस में y डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई, प्लस में यहाँ पे z डॉट में डी एफ अपॉन में डी जेड, इज इक्वल टू आप ऐड कर दोगे, समीकरण नंबर 5 ये रहा, 6 ये रहा, सभी को ऐड करोगे तो बाहर 4 कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो वैल्यू बनेगी ना, ये वैल्यू बनेगी समीकरण नंबर 1 के बराबर। चेक कर लेना भला ही आप आराम से, अंदर जो वैल्यू बनेगी समीकरण नंबर 1 के बराबर बनेगी, और समीकरण नंबर 1 को मैं लिख सकता हूँ f, और ये आपका आंसर आपके सामने है। मतलब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 7 क्या है, आपस में बराबर हैं, और अगर 3 और 7 आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर आपका यूलर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाता है। प्यारे बच्चों, जिसको भी लगता है कि यार कुछ डाउट है मुझे, एक बार बोर्ड पर जरूर देखें, अभी के अभी देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं। सुनो भाई, आपके पास ये इक्वेशन निकल के आई,
इस इक्वेशन को मैंने उठाकर यहाँ पे रख दिया। मैंने सबसे पहले क्या करा, इसकी पावर चेक करी कि भाई कितने पावर का ये होमोजेनियस फंक्शन है, समघात फलन है। मैंने चेक करा ये हमारे पास है 4 कोटि का या फिर 4 डिग्री का हमारे पास घात का क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन है। उसके बाद हमने कहा कि भैया हम जानते हैं यूलर थ्योरम से। अब हमने पहले क्या 2 फंक्शन लिए थे एक्स और वाई, लेकिन आपको पता है फंक्शन में जेड फंक्शन भी है, तो यहाँ पे एक फंक्शन और ऐड कर दिया हमने, तीनों फंक्शन जोड़ दिए और एन डॉट में एफ, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे देना। उसके बाद हम आगे चले, यहाँ पर समीकरण नंबर जो 2 है, उसके बाद आगे चला तीसरे पे। इसमें क्या करा अपन ने, एन का मान रख दिया, कितना है 4, 4f। समीकरण नंबर 3 आपको लेके आना है। ये RHS आ गया, इस LHS को सोल्व करके RHS को लेके आना है। आपने क्या करा, पहले इसका कर दिया डेरिवेटिव, इसका कर दिया, इसका कर दिया, x से मल्टीप्लाई करा, y से मल्टीप्लाई करा, z से मल्टीप्लाई करा, आपस में जोड़ दिया। लास्ट में आप देख सकते हो 4f आपके पास आंसर है। यही बस इसमें सीखने लायक बात थी। ठीक है, बाकी आगे की तो कैलकुलेशन है, वो मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। मेरा काम केवल कॉन्सेप्ट सिखाने का है, जो कि मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। ऐसा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी तो एक सवाल हुआ है, अभी तो दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट 2-3 क्वेश्चनों में हमने क्या करा था, 2 ही फंक्शन काम में लिए थे एक्स और वाई, तो एक्स और वाई याद रह गई। अगर आपके ऐसे याद रह गई, देखो मैंने तो सही कर दिया, ठीक है, अपना तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो तुरंत सही कर दिया, लेकिन आपने अगर एग्जाम में 1-2 बार लिख दिया गलती से 1-2 सवालों के अंदर, तो आपका काम वहीं पे खत्म। आप सोच के आओगे गुरुजी फुल में से फुल नंबर आएंगे। ये वाला जो आपने बताया था, यही सवाल आया था बिल्कुल डिट्टो, और पूरा आंसर करके आया हूँ। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट आया, उस पेपर में आया भैया 40 में से 10 नंबर। ये पता नहीं गुरुजी मेरे तो नंबर नहीं दिए, वो वाली बात है, ऐसी है, तो फिर देख लो आप। ठीक है, नहीं कोशिश करूंगा कि मेरे से मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन के अंदर, लेकिन मिस्टेक तो देखो आपको पता है हो जाती है, गलतियां इंसान से होती हैं। आराम से समझो और बिल्कुल तरीके से लिखो, आराम आराम से। ठीक है, फिर मैं एक दूसरा सवाल करवाता हूं, जो और भी शानदार है, इससे भी शानदार। उसमें लगेगा आपका पूरा दिमाग, जितना भी है ना, सारा दिमाग आपका लग जाएगा उसके अंदर। और कल जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो काम आएगा, और कल की जो क्लास किसने ली है ना, उसी को मजा आएगा, नहीं तो फिर वही बात है, आपको होगी सर मजा नहीं आया गुरुजी, मजा नहीं आया, वो वाली बात है। ठीक है, तो लिखो फटाफट से, लिख के डन का कमेंट कर देना।
हाँ भाई, उतार लिया होगा अब तो आराम से। लंबा सवाल था लेकिन थोड़ा सा क्या है, पेशेंस से उतारोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। और मैंने पहले भी आपको बोला है कि भैया कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आराम सवाल को उतारा करो। अब इसके बाद का जो सवाल अपन करेंगे ना, उसमें आएगा सवाल में मजा। व्हाइट बोर्ड को मिटाना भी बहुत बड़ी बात है भाई। अब दिवाली के बाद नया बोर्ड लेके आएंगे, डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे वही दिवाली के बाद। अब दिवाली पे सपोर्ट करना भी सारे बच्चे। हालांकि सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट किसी बच्चे को समझ में नहीं आए अपना और उसको कोर्स दिला दिया है अपना, ऐसा नहीं है सपोर्ट का मतलब। सपोर्ट का मतलब ये है कि आपको अच्छा लग रहा है, यार वास्तव में सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो बस फिर सपोर्ट करना है आपको। किसी से ज़बरदस्ती आपको करनी नहीं है, केवल बताना है आपको भैया ये कंटेंट है, डेमो लीजिए, अच्छा लगता है तो भैया ज्वाइन करिए। और दिवाली पे फिर ऑफर आपको पता ही है। 3 महीने बाद, 2 2 ढाई महीने बाद आएगा ऑफर वैसे भी वो। जैसे दिवाली का तो 1 महीने बचा है। अब सुनो भाई, अब देखना सवाल। सारे बच्चे सवाल को ध्यान पूर्वक देखेंगे एकदम। अब सवाल क्या है भैया, मैं बताता हूँ आपको, तरीके से सुनना। अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट, दिखने में बहुत सुंदर है सवाल। देखो, u इज इक्वल टू है हमारे पास साइन इनवर्स, और अंडर रूट में x माइनस का अंडर रूट में y, और अपॉन में है अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y। ठीक है, तो आपको शो करना है, आपको प्रदर्शित करना है या फिर फाइंड करना है, प्रूफ करना है, कुछ भी कह लो। x डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में डी यू अपॉन में डी वाई, वाई मल्टीप्लाई में कर लो, इज इक्वल टू 0 आपको लेके आना है। मतलब ये आपसे प्रूफ करवा रहा है। अब देखना सवाल, इंटरेस्ट, देखो सवाल में इंटरेस्ट तो आएगा, साफ सी बात है। और एक देंगे आपको HW घर से करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सेम डिट्टो सवाल होने वाला है वो भी, अगर आप करोगे तो मजा आ जाएगा। आंसर सुनना। आपके मन में पहला सवाल आएगा कि सर इसकी पावर कितनी आएगी, और ये फंक्शन आपका होमोजीनियस है या नहीं है, वो भी चेक करना पड़ेगा। और होमोजीनियस चेक करने के बाद हम बताते हैं कि वो कितनी पावर का होमोजीनियस होता है। बात सही है ना। अब इस वाले सवाल में बच्चों को दिक्कत यहां पे आएगी कि भैया जो दिया गया है आपका, जो गिवन है, ठीक है, जो आपको दिया गया है u इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में x माइनस का अंडर रूट में y अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई।
जो अपन को दिया गया है ना, इस फंक्शन से ये तो पता चल रहा है कि आपका जो u है वो फंक्शन किस किस का है, x का और y का। इतना तो मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन आप ध्यान से देखो कि यहां पर u बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में x माइनस का अंडर रूट वाई, इस फंक्शन को देखकर आप ये नहीं बता पाओगे कि ये कितनी पावर का होमोजेनस फंक्शन है, और ये होमोजेनस है या नहीं है ये भी आप चेक नहीं कर पाओगे। भाई समघात फलन है या नहीं है ये भी आप बताने में यहाँ पे असमर्थ हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये नोट करके लिख लो, आप इंपॉर्टेंट करके लिख लो कि जब भी मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स की, ठीक है, टेन इनवर्स की, या फिर कोई सा भी आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा वो इनवर्स में होगा, लॉग में होगा, तो उनका आपको किस प्रकार फंक्शन चेक करना है वो इस सवाल में सीखेंगे। इस सवाल में आपको सिखाऊंगा मैं इनवर्स वाला, और लॉग वाला एक अलग सवाल आ जाएगा आपका, जिसमें कंप्लीट अपन चेक करना सिखाएंगे कि आखिरकार आपको चेक कैसे करना है फंक्शन की पावर। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो x की पावर 1/2 है, y की पावर 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। लेकिन अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, सर सिंपल सी तो बात है, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये 1/2 पावर है और सभी में सेम आ रही है, तो ये तो हमारे पास में पावर 1/2 का समघात फलन बन गया, होमोजेनियस फंक्शन बन गया। लेकिन आप ध्यान दो, आप ध्यान दो, आप क्या कह रहे हो, साइन इनवर्स है ये, ठीक है, और अंदर वैल्यू है साइन इनवर्स का जो आपका फंक्शन है, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो पावर में 2, पावर में 5, पावर में 8, 7 वो वैल्यू आती रहेगी। अरे भैया साइन एक्स का प्रसार, एक्सपेंशन, जानते हो ना आप फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो पावर में 3, फिर 5, फिर 7, फिर वो पावर वाली वैल्यू कहाँ गई, आपका समघात तो वहीं बदल गया। इसका मतलब कभी भी अगर फंक्शन जो आपका है वो फंक्शन अगर इस ब्रैकेट में दिया हुआ है तो आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे, और गलती मत कर देना कि डायरेक्ट आप बता दो कि यहाँ पे जो 1/2 पावर है उस पावर का समघात फलन यहाँ पे दिया गया है। पहला काम क्या होगा, सबसे पहला आपका इस साइन इनवर्स को इधर ले आओ भैया। जैसे ही मैं इसको इधर लेके आ गया ये बन गया हमारे पास में साइन u इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस का अंडर रूट में y, और अपॉन में क्या बन गया अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में y। मैंने क्या करा, लेट कर लिया और इसको माना एफ एक्स कोमा वाई। मतलब ये जो आपका साइन u है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि अंडर रूट में एक्स माइनस का अंडर रूट, ये सब कुछ जो है इसको मैंने एफ एक्स कोमा वाई मान लिया इज इक्वल टू में। तो अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास में एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स और माइनस का अंडर रूट में वाई है, और अपॉन हमारे पास में क्या है अंडर रूट में एक्स और प्लस में अंडर रूट में वाई। कल मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होगा और वो पी अपॉन क्यू में होगा तो मैंने चुपचाप क्या बताया था आपसे कि ज़्यादा दिमाग तो आपको लगाना नहीं है। जब भी कोई फंक्शन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगा तो एक्स की मैक्सिमम पावर ऊपर से बाहर ले लो, एक्स की मैक्सिमम पावर नीचे से बाहर ले लो, काम आपका बन जाएगा। अब फटाफट टाइम मत लगाओ, देखो ये हमारे पास में एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट का एक्स मैंने बाहर लिया, अंदर लिया 1 माइनस का अंडर रूट में वाई अपॉन में अंडर रूट में एक्स आ जाएगा, और अपॉन की बात करता हूँ तो अंडर रूट एक्स बाहर से आ गया, यहाँ पे 1 प्लस में अंडर रूट वाई अपॉन में अंडर रूट का एक्स यहाँ पे बन गया आपका, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर एफ एक्स को वाई, बाहर की तरफ एक्स की कितनी पावर है 0, अंदर देखो 1 माइनस का अंडर रूट में वाई अपॉन में क्या है अंडर रूट में एक्स, और अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस में अंडर रूट में वाई अपॉन में एक्स। अब आप चेक कर लो कि देखो यहाँ पर पावर एक्स कितनी है 0, ठीक है, अंदर भी देखोगे तो सभी की पावर आपको दिखेगी सेम 0। लेकिन मैंने क्या कहा था कल आपसे कि जब भी आप p अपॉन क्यू वाला फंक्शन जो होगा अगर उसकी पावर चेक कर रहे हो ना आप, तो अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है आपको, जो आपने बाहर कॉमन निकाला था ना उसकी जो पावर है वो कितनी है, उसी घात का, उसी पावर का, उसी डिग्री का आपका फंक्शन कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका एफ एक्स वाई है ये 0 घात का, ठीक है, 0 डिग्री का क्या है भैया, होमोजीनियस फंक्शन है।
HGF होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन है। कितने का? 0 का समघात फलन है। अब अगर 0 का है तो इतना तो मैं समझदार हूं। कितना हूं समझदार? देखो ध्यान सुनना, मैं इतना समझदार तो हूं कि यहां पे मैं वी नो दैट हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं कि x डॉट में डी एफ अपॉन में डी एक्स, y डॉट में डी एफ अपॉन में डी वाई बराबर n डॉट में f। अब आपको पता है यहाँ पे n का जो मान है वो क्या लिया गया है? 0। क्यों? क्योंकि अभी मैंने चेक किया है कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स वाई है ये 0 घात का 0 डिग्री का समघात फलन है। और अगर ये है तो हम कह सकते हैं आराम से, हम इजीली कह सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे n का मान 0 आएगा। अब आएगा तो चुपचाप रख दो यहाँ पे, कितना आएगा? 0। ठीक है। अब आपको पता है मैंने भी जो यहाँ पे f का मान माना था वो कितना था? f का मान नहीं बोलो या फिर f x को y बोल दो, वो कितना था हमारे पास में? साइन u था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन u पुट कर दो, फिर क्या किसका इंतजार कर रहे हो? तो यहाँ पे देखो d हमारे पास में ये आपका साइन u अपॉन में डी एक्स प्लस में y और मल्टीप्लाई में d साइन u अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू 0। अब फटाफट यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो। x डॉट में साइन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो हमारे पास में कोस u, लेकिन u का करोगे तो ये u का भी आएगा डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में y डॉट हमारे पास में यहाँ पर आप करो फटाफट से, तो ये कितना हो गया? डेरिवेटिव करोगे पे तो डी साइन यू, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि साइन कितना हो जाएगा? वही हमारे पास में कोस यू डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर 0। कोस यहाँ से बाहर ले लो, कोस यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो एक्स डॉट में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डॉट में डी यू अपॉन में, यहाँ पे वाई करो यार फटाफट से, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, बराबर आपका क्या आ जाएगा? 0। और हमें आंसर क्या लेके आना था? हमें आंसर यही लेके आना था। चेक कर लो ऊपर आप। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे x डॉट में ये फंक्शन है तो पहले x का डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो। अरे भैया रुक जाओ, थम जाओ, ये x है ना, ये तो बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमें जो डेरिवेटिव करना है केवल इसका करना है। हमें जो डेरिवेटिव करना है इसका करना है। गलती से आप इनका डेरिवेटिव करने बैठ गए, u इंटू वी वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगा दिया तो आपका गेम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखो कुल मिला की बात क्या है, कोस को मैंने बाहर निकाला, यहाँ से भी निकाल दिया और यहाँ पे अपोन भेज दिया, 0 आ गया। और आपको आंसर क्या चाहिए था? आपको आंसर यही चाहिए था। कभी कभार एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा दिमाग लड़ा लेता है और क्या बोलेगा, अगर मैं यहाँ पे x का भाग लगा दूं तो क्या आ जाएगा? देखो हमारे पास में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में y अपॉन में x, और ये हमारे पास में मल्टीप्लाई में कितना आ जाता? मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन में डी वाई। और जैसे मान लो कि डी अपॉन में डी वाई है, इसको उधर भेज दिया तो डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन में एक्स, और डी यू अपॉन में डी वाई भी आपसे पूछ लेता है। तो करा क्या है अपन ने? केवल एक्स का भाग लगाया और उस टर्म को मैंने उधर भेज दिया। और आपने बुक में भी दिया हुआ है ये इस तरीके से, माइनस का वाई अपॉन में एक्स डी यू अपॉन में डी वाई जो है उस तरीके से दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सारे जो बच्चे हैं सभी का ध्यान बोर्ड पर होगा। ध्यान सुनो, ये जो मेथड है इस मेथड में हमारा सबसे बड़ा काम क्या था? पावर को फाइंड आउट करना। ठीक है भाई, पावर को फाइंड आउट करके आप किस प्रकार से काम करते हो वो सबसे बड़ी बात आपके लिए है। ठीक है भाई, आपने यहाँ पे फंक्शन देखा u बराबर साइन इनवर्स, तो आपने कहा कि सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे पहुंचे आपको लगा कि यार यहाँ पे पावर तो फाइंड आउट हो ही नहीं पा रही है। मैंने कहा भाई क्या टेंशन ले रहे हो, आ जाओ फटाफट। साइन को मैं इधर ले गया, ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू, मैंने माना कि लेट एफ एक्स वाई बराबर, ये मैंने मान लिया, ये आपस में बराबर थे तीनों, तो मैंने एफ एक्स वाई बराबर यहाँ पे माना इस फंक्शन को। मैंने क्या कहा, पी अपन क्यू के फॉर्म में कभी भी होगा फंक्शन तो मैक्सिमम पावर बाहर निकालेंगे, एक्स से निकाल ली, एक्स कैंसिल हो गया, 1 ये माइनस है, 1 माइनस का ये आ गया, 1 माइनस का ये आ गया। अंदर की पावर से कोई मतलब नहीं है, बाहर का जो फंक्शन है उसकी पावर कितनी आई है यहाँ पे? 0। तो 0 घात का 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आपका बन चुका है। अगर होमोजीनियस बन गया है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर तो आप आइलर पर में को यूज कर सकते हो। आइलर पर में क्या कहती है? एक्स डॉट में डी एफ डी एक्स, वाई डॉट में डी एफ डी वाई बराबर एन डॉट में एफ। एन का मान यहाँ पे 0 है, 0 रख दिया। अब यहाँ पे एफ एक्स वाई जो है उसकी वैल्यू क्या है? साइन यू, मैंने साइन यू का मान रख दिया एफ की जगह।
फिर मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, एक्स के एक्सपोनेंट डेरिवेटिव करोगे तो साइन का तो कोस और यू का डी ओपन में डी एक्स, साइन यू तो हमारे पास देखो हमारे पास कोस यू और डी ओपन में डी वाई, पूरा उतार लो ना। लेकिन देखो कॉमन सवाल और बेकार सा सवाल, मतलब जो शायद आप में से किसी बच्चे का होगा, लेकिन फिर भी जैसे मैं पढ़ता था उस टाइम मेरे को भी दिक्कत आती थी। देखो दिक्कत क्या आती थी, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव करा, देखो ये मैंने साइन यू और अपॉन में हमारे पास में क्या है डी एक्स। देखो मैंने यहाँ पे साइन यू का करा तो हमारे पास क्या हो गया कोस यू, लेकिन जब मैंने यू का डेरिवेटिव करा ना डी ओपन में डी एक्स, तो बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताओ, हम तो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, और आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यू का तो फिर जीरो होना चाहिए ना, ये यू का डी ओपन डी एक्स क्यों हो गया? देखो आप पागल हो। पागल क्यों हो? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो u आपका है वो फंक्शन किसका है, x और y का। अगर मैं u का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो भी वैल्यू आएगी, y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो भी वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देख लेना, जब भी कोई फंक्शन, अब सपोज करो यहाँ पे u की जगह अगर मान लो v होता, जैसे मान लो कि यहाँ पे साइन v होता और अपॉन में dx करता मैं, तो यहाँ पे पूरे का जीरो बन जाता। क्यों? क्योंकि v का फंक्शन यहाँ पे है ही नहीं प्रेजेंट, वो तो कांस्टेंट की मत काम करेगा, तो उसका जीरो बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन यू है और यू एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो चाहे वाई के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव दोनों का ही होगा। ठीक है, तब आराम से उतार लो, कोई समस्या है नहीं। कोई समस्या है तो बता दो। अब एक मैं आपको एच डब्ल्यू दे दूंगा, सेम डिट्टो सवाल है, कुछ भी फर्क उसमें नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ज़्यादा मत लगाना दिमाग भी।
हाँ भाई, सभी ने लिख लिया ना भैया। अब मिटा रहा हूँ मैं, एक सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, वो भी शानदार सवाल है, सेम डिट्टो सवाल है, डिट्टो। ठीक है, बस आपको करके लेके आना है। चलो भाई, लिख देता हूँ सवाल फटाफट। हाँ भाई, तो मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा होमवर्क। इधर मैंने कैमरा घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इधर लिख रहा हूँ भैया उसको मैं। ठीक है, अपना बोर्ड तो बहुत बड़ा है वैसे भी, इतनी जगह बच रही है, देख लो आप। अब वो जो सवाल है वो मैं दे रहा हूँ आपको करने के लिए, उतार तो लिया ही होगा आपने वैसे इधर से, तो उसमें तो कोई समस्या होगी नहीं। तो अब ध्यान से देखो, जो सवाल मैं दे रहा हूँ ना वो करके लेके आना है भैया। मैं पहले भी कह रहा हूँ आपसे, इतना सिंपल सा सवाल है कि जो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सवाल क्या है, यहाँ पे खींचता हूँ मैं एक बॉर्डर, एक लाइन, और यहाँ पर देखो सवाल क्या है, u इक्वल टू टेन इनवर्स है ना। अब टेन इनवर्स हो, चाहे एक्स साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, कोई सा भी इनवर्स हो, आपको क्या काम है उससे। मैंने जो तरीका बताया है वो आपने सही तरीके से सीखा है, तो कैसा भी सवाल आएगा, अभी दे रखा है आपको। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू साइन टू यू। अब मैं आपको बता दूं कि ये सवाल लाइन लगा कर आया हुआ है। मैं आपको बता दूं, 2000, 2002, 9, 16, 18, 14, 19, मतलब ये सवाल इतनी बार आ चुका है, तो सोच लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब अगर आपसे होता है, बाकी मुझे पता है कि 100 में से मात्र 5 बच्चे कर सकते हैं सवाल को। हालांकि आता तो क्या पता सबको आता है कि नहीं आता, मुझे पता नहीं है। 100 में से 5 बच्चे करेंगे, बाकी 95 नहीं करेंगे। वो सोच रहे हैं कि सर ये करा देंगे, अपन क्यों मेहनत करें। मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो करवाऊंगा भी। बाकी वही बात है ना कि जब आप कर सकते हो सवाल को, और खुद से अगर आप कर लोगे, तो एग्ज़ाम टाइम में ये मान लो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम टाइम में ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको वहाँ पे सजेशन करने आऊँगा, या फिर मैं करके आऊँगा आपकी जगह। करके तो आपको आना पड़ेगा ना। तो बस समझ गए आप, अब इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, बाकी अब लिख लो, ये अपना होमवर्क है छोटा सा, ये कल का होमवर्क है आपका, करके लेके आना भैया।